अच्छा, आप में से कितने लोग बता सकते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन? I इज इक्वल टू NEA/VD। NEA/VD, VD का फॉर्मूला वेरी गुड, VD इज इक्वल टू माइनस E इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। जरा क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, समझिए बस, है ना। इसने कहा ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी टू ए वोल्टेज V। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया है कितने वोल्टेज तक? V वोल्टेज तक। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर B ऑफ कैपेसिटेंस 2C इज कनेक्टेड अक्रॉस A। फाइंड द रेशियो ऑफ द फाइनल चार्ज ऑन A एंड B। सेकेंड पार्ट में टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन A एंड B फाइनली। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनो एक बार ध्यान से, फिर से मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन को ऐसे ही समझा देता हूं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमने उस पर V वोल्ट अप्लाई करके उसको चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद उसको डिस्कनेक्ट किया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको किसी एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 2C है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर? अब इसने कहा कि फाइनली दोनों पर मौजूद चार्जेस का रेशियो बताइए, और फाइनली दोनों पर मौजूद एनर्जी का रेशियो बताइए। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, बहुत बुरी सिचुएशन मानूंगा मैं आप लोगों की। क्वेश्चन फिर समझा रहा हूं, आसान है, डरिएगा मत। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए ऑफ कैपेसिटेंस सी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? खुद C है। इस C कैपेसिटर के कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को हमने V वोल्ट तक, सॉरी C कैपेसिटेंस है इसका, और हमने इसको V वोल्ट तक चार्ज किया, ठीक है ना। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड देन एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर B ऑफ द कैपेसिटेंस। तब हमने इसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, वो भी कैसे? पैरेलल में। इज कनेक्टेड अक्रॉस A। अक्रॉस A का मतलब क्या हुआ? अलाइन A नहीं, या विद A नहीं, सीरीज। अगर अक्रॉस बोल रहा है तो इसके अक्रॉस, यानी जैसे हम कह रहे हैं बैटरी के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वैसे ही इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक और कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, बस ऐसे किया खाली। अब इसने हमसे दो बातें कही हैं, ये C का है और ये 2C का है, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है कि फाइनली जो चार्ज होगा दोनों के ऊपर, फाइनली पहली बात तो इसको C वोल्ट के C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को V वोल्ट देकर हमने चार्ज किया, फिर इसी को डिस्कनेक्ट करके बैटरी हटा करके इसी के साथ दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। अब हमें बताना है कि फाइनली दोनों पे जो चार्ज मौजूद होगा उसका रेशियो क्या होगा। समझ गए क्वेश्चन? और इन दोनों के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो क्या होगा, ये दो बातें बतानी है। क्लियर? बताइए क्या करना होगा, ठीक है। चार्ज का रेशियो 1:2, वेरी गुड। और किसी का आया? 1-2। और एनर्जी का रेशियो। फाइनली दोनों के ऊपर चार्ज कितना मौजूद है उसका रेशियो बताना है, फाइनली दोनों के ऊपर एनर्जी कितनी है उसका रेशियो बताना है। क्वेश्चन बार बार कह रहा हूं, बढ़िया है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है भाई, इसी मतलब अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है। मुकुल कर पाओगे? क्वेश्चन का मीनिंग समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ये समझ पा रहे हो ना? सबसे पहली बात, जब V वोल्ट अप्लाई करके C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो कितना चार्ज स्टोर होगा इसके ऊपर? Q बराबर होगा, क्या फॉर्मूला होता है? Q इज इक्वल टू CV। तो इसकी हेल्प से हम कह देंगे कि सर टोटल चार्ज जो है वो उसके पास कितना है? Q इज इक्वल टू CV। क्लियर? जब हमने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो मान लीजिए इसके पास कितना चार्ज रहा? Q1, और इसके पास कितना? Q2। पैरेलल में वोल्टेज सेम और चार्ज डिफरेंट होता है, पता है नहीं बात? कैपेसिटर्स का याद आ रहा है ना, कैपेसिटर का पैरेलल में चार्ज डिफरेंट और वोल्टेज सेम रहता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर Q2 हो गया चार्ज और वहां कितना हो गया? Q1। अब आप मुझे बताओ ये जो Q1 प्लस Q2 है ये कितने के इक्वल होगा? बस ये बता दो मुझे तो मैं खुश हो जाऊंगा। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q होगा कि नहीं होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब अगर ये आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे ना, सोचो ना कि लास्ट ईयर के पेपर का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपने अभी प्रीवियस ईयर उठाए भी नहीं है, क्या कर रहे हो? बहुत बुरी सिचुएशन है ये। अब तक तो आपको कम से कम पिछले 5 से 10 सालों के पेपर कर चुके होना चाहिए था, ठीक है ना।
लास्ट ईयर का ही बता रहा हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं है पेपर, ये लास्ट ईयर का पेपर है और क्वेश्चन आप कर नहीं पा रहे, बड़ा अफसोस है ये, ठीक है ना। पता नहीं किस भूल में हो तुम लोग, तुम बहुत बड़ी भूल में हो कि यार कोई ना कोई दिन आएगा हम लोग सब तैयार कर लेंगे अचानक। सब नहीं होता भाई, धीरे धीरे तैयार होता है। Q1 + Q2 बराबर Q होगा भाई। टोटल चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one body to another body, क्लियर। तो हम यही कह सकते हैं कि इस अकेले कैपेसिटर के ऊपर Q चार्ज था टोटल, वो जब हमने इसके साथ में दूसरा कनेक्ट कर दिया तो वो चार्ज बढ़ गया, बटेगा ही बटेगा, समझ लो ना। एक अनचार्ज्ड बैटरी को किसी चार्ज्ड बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा। अच्छा बताओ कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यही चीज हमने बिल्कुल शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरुआती वाले चैप्टर में पढ़ा दी। हमने कहा था अगर आइडेंटिकल स्फीयर होंगे तो जब उनको आपस में टच करा के अलग अलग किया जाएगा तो उनका चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली होगा। अकॉर्डिंगली मतलब सर उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, समझे ना। अगर दो अलग अलग कैपेसिटी के मैंने दो स्फीयर ले लिए तो उनकी जो कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ वोल्टेज सेम हो जाएगा, क्योंकि जब उनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो तभी तक, जैसे हीट का ट्रांसफर सिर्फ तब तक होता है, एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि टेम्परेचर सेम ना हो जाए। उसी तरह से एक हाई चार्ज बॉडी से लोअर चार्ज या हायर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी की ओर चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल तो सेम रहेगा, लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा, वो अभी भी दोनों का मिलाकर Q के इक्वल होगा, बट एक पे Q1 रहेगा एक पे Q2। मेन मुद्दा क्या है, Q1 एंड Q2 की वैल्यू निकालना। हाँ ये समझो Q1 + Q2 बराबर CV हो गया ना। Q1 + Q2 बराबर क्या हो जाएगा, CV। अब तुम में से कोई मुझे बताएगा Q, अच्छा मैंने आपसे क्या कहा, इन दोनों का चार्ज मतलब दोनों का चार्ज डिफरेंट होगा, वोल्टेज सेम होगा। सेम होने का मतलब यही हुआ कि दोनों पर तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अब इक्वल क्या इसके इक्वल होगा, नहीं, समझ गया ना, जो भी होगा लेकिन इक्वल होगा। पोटेंशियल इनका क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा एक 100 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे एक बॉडी है और 20 डिग्री सेल्सियस पे बॉडी है, दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा तो दोनों का हीट ट्रांसफर होगा 100 डिग्री सेल्सियस वाले से 20 डिग्री सेल्सियस वाले की ओर, लेकिन जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब वो जो कॉमन टेम्परेचर होगा वो कॉमन टेम्परेचर 100 से कम होगा और 20 से, इसी तरह से पोटेंशियल भी, ये वाला जो पहले का ये जो अनचार्ज कैपेसिटर था उसका कोई चार्ज ही नहीं था उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कोई पोटेंशियल भी नहीं था। तो जितना पहले वाले के पास था उससे कम और जितना इसके पास था उससे ज्यादा ही होगा। तो मान लेते हैं कि इनके ऊपर जो वोल्टेज रहेगा वो V1 और इसके ऊपर भी क्या रहेगा V1, नया मान लिया, मतलब V' भी मान सकते हो, V1 या V' मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। मान लिया कि अब नया जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा V', लेकिन सर दोनों पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो Q1 का फॉर्मूला बताओ, C इंटू V' प्लस Q2 का फॉर्मूला बताओ सर, उसकी कैपेसिटी इंटू V' इज इक्वल टू CV। बोलो होगा कि नहीं। यहां से सर मैंने C कॉमन लिया, क्या बचा V' प्लस 2V' इज इक्वल टू CV। सर C से C कैंसिल, 3V'। मैंने कहा ना तुम डर जाते हो चीजों को देख करके, बताओ क्या मैं इसमें नया कर रहा हूं। V' इज इक्वल टू कितना आ गया V/3। V' इज इक्वल टू V/3 आने का मतलब क्या हुआ सर, जितना पोटेंशियल हमने इस पर अप्लाई किया था उसका 1/3 हो जाएगा, क्लियर। जितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया उसका 1/3 हो जाएगा। अगर हमने इस पे 30 वोल्ट अप्लाई किया तो ये 10 वोल्ट रह जाएगा सिर्फ। दोनों पर जो बराबर पोटेंशियल होगा वो 10 वोल्ट के इक्वल होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अगर मैंने यहाँ 30 वोल्ट अप्लाई किया शुरुआत में तो बाद में जो वोल्टेज इनके ऊपर रह जाएगा दोनों के, वो कितना रह जाएगा 10-10 वोल्ट रह जाएगा, क्लियर, समझ पा रहे हो। तो यहां से मुझे V' मिल गया। अगर V' मिल गया तो क्या तुम में से कोई मुझे Q1 बता सकता है, Q1 कितना होगा, बोलो ना यार, फिर से बोलेंगे सर CV', C इंटू V' की वैल्यू V/3 सर कितनी हो गई CV/3। CV/3 मतलब Q/3, नहीं समझे, Q/3। क्या आपको पहले वाले पर चार्ज पता चल गया, अरे बात समझ में आ रही है, पहले वाले कैपेसिटर पर कितना चार्ज रह जाएगा वो पता चल गया, Q1 आ गया। अब Q2 बता दीजिए कितना हो जाएगा, Q2 बराबर 2CV', सर ये हो जाएगा 2C इंटू V/3, तो सर ये आ जाएगा 2CV/3 मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ Q। बोलो होगा कि नहीं, दिस इज Q2 हो गया। हमें क्या निकालना था, Q1 और Q2 का रेशियो, 3 नंबर का क्वेश्चन था भाई ये। तो Q1/Q2 का रेशियो निकालना, Q1 कितना हो गया Q/3, Q2 कितना हो गया 2Q/3, 3 से 3 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, ये हो गया Q/2Q, कट के कितना आ जाएगा 1/2, Q1/Q2 बराबर 1/2। नोट कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। बार बार कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे तो लग रहा है कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे,
बस यही मेरी भी भूल है, जैसे मैं आपको कह रहा हूं तुम्हारी भूल है कि तुम लोग ये सोच के बैठे हो कि इतने ही से काम बन जाएगा जितना हमने पढ़ रखा है। वैसे मेरी भी एक भूल है, मैं मान रहा हूं कि मैंने सब पढ़ा दिया है और आपको सब आ गया है। पढ़ाया तो सब है लेकिन आपको अभी सब नहीं आ रहा है, आपकी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग नहीं है अभी ये, मतलब ये तो कॉन्सेप्चुअली तो स्ट्रांग होना चाहिए था। कैलकुलस गलत, कैलकुलेशन किया आपने गलत सलत हो सकता है, टाइम ना आंसर सही ना आया चलेगा, लेकिन आपको यही नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन में करना क्या है, तो ये एक बड़ा दिक्कत वाला मामला है, समझ लो ना। और इसमें कई सारे लोग देखने को मिल रहे हैं मुझे ऐसे, मैं चेहरों समझ आता हूं कि आपको अभी आइडिया नहीं लग रहा था इसमें करना क्या है यार। पहले हमने एक कैपेसिटर को चार्ज किया, सनद ध्यान दो है ना, सनद तुम्हारी दोनों। पहले हमने एक कैपेसिटर को V वोल्ट देकर, जिसकी कैपेसिटी सी थी, V वोल्ट देकर उसको चार्ज किया। चार्ज करने के बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद उसके साथ उसकी डबल कैपेसिटी का एक और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। कर दिया। वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका रेशियो पूछा था कि सर आफ्टर कनेक्शन, मतलब रिमूवल के बाद आफ्टर कनेक्शन जब हम करेंगे तो आफ्टर कनेक्शन दोनों पर मौजूद चार्ज का रेशियो क्या होगा, वही मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। Q1/Q2 बराबर m/2। अब एनर्जी बता दो जल्दी से, उम्मीद है वो तो कर ही लोगे आप। कितना रहा तुम्हारा एनर्जी? कैसे एनर्जी? अच्छा देख लेते हैं किसके बारे में पूछा। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन A एंड B फाइनली एंड दैट स्टोर्ड इन A इनिशियली। अच्छा, मतलब ये पता क्या जाना चाह रहा है आपका, हो सकता है आपने क्या निकाला होगा U1/U2, तो कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। देखते हैं कैसे, अभी वो भी निकाल के देखते हैं। U1/U2 भाई एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, U1/U2। मुझे दोनों का अब क्या पता है, फॉर्मूला बताओ। 1/2C V डैश का स्क्वायर, दूसरा वाला जो 1/2 2C V डैश का स्क्वायर होगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, C से C कैंसिल, 1/2 बाहर आ गया। V डैश की वैल्यू बताओ कितनी है, V/3। ये तो V डैश का स्क्वायर, V डैश का स्क्वायर आ तो गया, 1/2 आएगा, यही आएगा, सही कह रहा लड़का, आ गया ना भाई। V डैश बाद का पोटेंशियल देखोगे ना कि उसके पास अभी बाद में कितना पोटेंशियल रह गया, V डैश कैपेसिटी कितनी है C, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी 1/2C V डैश का स्क्वायर। नीचे वाले में 1/2 2C V डैश का स्क्वायर। सिंपल सॉल्व किया, आ गया 1/2। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या, वो सुनो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन A एंड B। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन A एंड B फाइनली एंड दैट स्टोर्ड इन A इनिशियली, मतलब A में जितनी स्टोर्ड थी वो, और जो बाद में दोनों में स्टोर्ड है, दोनों में मिलाकर स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो, ठीक है ना। पहली बात लॉस ऑफ एनर्जी होता है जब हम शेयरिंग करते हैं ना चार्जेस की, शेयरिंग ऑफ चार्जेस से लॉस ऑफ एनर्जी होता है, समझ गए ना। ये बड़े काम की बात है, इसीलिए वो ये पूछ रहा है। नहीं तो हम ये भी कह सकते थे सर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगा करके जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही, जितनी अकेले के पास थी उतनी दोनों के पास होगी। लेकिन अक्सर जब हम कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है, समझ वाली बात ना। तो वो जो एनर्जी लॉस है उसके बारे में पूछा उसने, क्या होगा, ठीक है। तो क्या आप में से, यानी कि मेनली पूछा क्या है बताओ, यू नेट आफ्टर कनेक्शन, मतलब आफ्टर दिस प्रोसेस यू नेट अपॉन U1 पूछा है। बोलो ऐसे ही है क्या, यू नेट बताओ कितना होगा, यू नेट कितना होगा। हमें इतना तो पता ही है ना कि Q तो हमारे पास है ही। अगर हम दोनों की बात करें तो एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C होता है ना फॉर्मूला, 1/U नेट। अगर मैं पूरे का टोटल कैपेसिटेंस पूछूं आपसे, बताइए 3C होगा ना, पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में वोल्टेज सॉरी कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो C + 2C मिलकर कितना हो जाएगा 3C। तो 1/2 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर अपॉन 3C। क्लियर है। क्यों ले लिया मैंने इसमें ऊपर, क्योंकि टोटल चार्ज अभी भी क्यों ही रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये जो क्यू है दोनों का मिलाकर वो क्यू उतना ही है जितना पहले था, और अभी इनिशियली वाले पे कितना था सर क्यू था, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी थी सिर्फ C थी। सॉल्व कर दीजिए, क्यू स्क्वायर से 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, ऊपर चल जाएगा, बताइए कितना आ गया 1/3। तो यू नेट अपॉन U1 इक्वल टू 1/3। समझ गए। बार बार अगर ये क्वेश्चन अब आता है, इस तरह क्वेश्चन आता है, कर लोगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हल्के मत लीजिए भाई, और मुश्किल नहीं था। सबसे अच्छी बात है बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जो मुश्किल भी नहीं होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा अच्छे में देखने में भी अच्छा होगा, कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाएगी, चाहे भले ही आप कितना भी डरे हुए हो, ठीक है ना।
क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है टाउ और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन? अगला क्वेश्चन इसका यही है, डिफाइन करंट डेंसिटी। पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी? J इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है ना। तो अगर याद ना है तो बस J इक्वल टू आई अपॉन ए याद आ गया, इसी को लिख दो बस। क्या? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द करंट एंड एरिया, बल्कि कहना चाहिए द करंट पासिंग थ्रू ए वायर पर यूनिट एरिया, द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। स्मॉल j इक्वल टू आई अपॉन ए। बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब उसके बाद इसने क्या कहा, एंड डिफाइन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम? वेरी गुड, द एवरेज टाइम टेकन या द एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द कंडक्टर। किसी कंडक्टर में फ्लो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन होते हैं, उन कोलिजन के बीच में लगने वाला एवरेज टाइम, दो सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन होने के बीच में मिलने वाला टाइम क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टाउ से, ठीक है। फिर क्या कहा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर in terms of number density of charge carriers in the conductor and relaxation time। देखना चाहूंगा। रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी पूछे, रो इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? रो इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये समझ में आ गया होगा देखकर। पूरे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसी तरह के करके आपको खाली 3 मार्क्स मिले, लेकिन ये डेरिवेशन करना है। हो जाएगा ना? हाँ भाई, हम सबसे पहले VD का फॉर्मूला लिख देंगे। VD इक्वल टू, देखो ना स्टेप, हर डेरिवेशन को ऐसे याद रखो। हाँ हाँ, नहीं I इक्वल टू एनी VD को अब इसमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं यार, नहीं। हाँ यार, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीजें, ठीक है ना। मतलब अब वो उनको लग रहा है कि 2 डेरिवेशन करने पड़ेंगे, काहे ले करूंगा भाई। हाँ, अगर 5 नंबर में वो उसने लिखा हो अगर पहले से कि डेराइव द एक्सप्रेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी, देन बाय यूजिंग दिस प्रूव दैट दिस, है ना, समझ गए ना, तब तो ठीक है। नहीं तो आपको जरूरत नहीं है उसकी, डायरेक्ट कर सकते हो। 5 नंबर में नहीं, अगर 5 नंबर में आ रहा है तो बड़ा क्वेश्चन आएगा ना भाई, खुद ही बढ़ा के दे देगा वो, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा इसमें कितना करना है मुझे। यही तो प्रैक्टिस देखनी है ना, कि 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता रहेगा कि कितना करना है इसमें, समझ गए। अभी इसमें इतना नहीं करना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसमें उतना नहीं करना है। अरे समझ गए ना। अच्छा, कितने लोग, देखो बिना कुछ कहानी लिखे कितने लोग ड्राइव कर सकते हैं इसको, जरा देखो अपने कॉल में, बिना कोई कहानी लिखे, मतलब कंसिडर कुछ ना लिखो, बस डायरेक्ट ड्राइव करके दिखाओ। यही रो इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तब तक मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ आप लिख रहे हैं ना, एक बढ़िया क्वेश्चन। तैयार यार तुम लोग तैयारी भाई उस तरह से कर नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 98 99 मार्क्स वाला जो सपना है ना, उसको आप पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं। इतना मुश्किल सपना नहीं है भाई ये। शुभम मान रहा हूँ मैं ना, शुभम है, लेकिन अब अकेले शुभम के ऊपर क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हो भाई। मैं बताता हूं आपको, डेरिवेशन का भी तरीका बेहतर सा तरीका होता है कि जो मैंने कोई डेरिवेशन बोला ना, तो आपके दिमाग में ना वो स्टेप बाय स्टेप कितना भी तुम समझ लो, अच्छी बात है, समझकर पढ़ना था, बहुत पढ़ना था, साल आपके पास 2 साल थे, आपने जितना मन पढ़ना था पढ़ लिया बस। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मत इस चक्कर में पढ़ो कि मैं बहुत सोच सोच के वहां पर डेरिवेशन कर लूंगा। बेहतर है इतनी प्रैक्टिस हो कि आप मुझे बता दो, खड़े हो गए सर इसमें पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, हो गया खत्म। जैसे सपोज कर लो मेरे को ना रेजिस्टिविटी का लगा है, तो V बराबर आर आई, एक फॉर्मूला तो मैं ये ले लूंगा, V अपॉन आई बराबर सर R, V अपॉन आई बराबर सर रो L अपॉन A, यही होगा। अब यहां से मुझे रो का फॉर्मूला बनाना है, तो V अपॉन आई इंटू A अपॉन L। क्लियर है? I का फॉर्मूला बताओ सर, ये हो जाएगा V अपॉन A, V बाई L क्या हो जाएगा? V अपॉन एल, कैपिटल V अपॉन एल सर E हो जाएगा, इंटू A अपॉन आई की जगह पर NEAVD सर, A से A कैंसिल। क्लियर है ना? अब क्या हो जाएगा? VD का फॉर्मूला रख दो, VD का फॉर्मूला रो इक्वल टू कितना, कैपिटल E अपॉन NE इंटू VD का फॉर्मूला माइनस E अपॉन M इंटू टाउ। क्लियर है ना? तो यहां पर सर इस E से ये E कैंसिल, ऊपर चला जाएगा क्या, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ।
ये हो गया खत्म। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा करंट का विरोध करता है, समझ गए ना। तो रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अगर नहीं भी, अगर खाली मैग्नीट्यूड में लिखना है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देना बस खाली एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब बताओ ये डेरिवेशन ऐसे याद रखना कितना मुश्किल काम है, फिर इसको बस जब पेपर आएगा उसमें सजाना है बस वहां पर कि थोड़ा लिख देना है कंसिडर दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड वोल्ट वी अप्लाइड वोल्टेज वी देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज आई। ऐसे दो चार बातें लिख करके उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन सुनिए। इसने कहा ए सीरीज, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ए सीरीज आरसी सर्किट विद आर इक्वल टू, सुनो भाई सुनो, ए सीरीज आरसी सर्किट विद आर इक्वल टू 200 ओम, विद आर इक्वल टू 200 ओम, C is equal to 50 upon pi microfarad, R is equal to 200 ohm and C is equal to 50 upon pi microfarad is connected across an AC source of peak voltage। peak voltage मतलब E नॉट कितने के इक्वल दे दिया है 200 वोल्ट, नहीं 100 वोल्ट दिया। अच्छा पीक वोल्टेज, बात ना करो यार, ये क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे ना तो शर्मिंदा होना चाहिए और फिर डर लगना चाहिए कि यार क्या होगा पेपर में अगर ये हालत है हमारी अभी। ई नॉट इक्वल टू 100 वोल्ट। अच्छा पीक वोल्टेज का तो खुद ही समझ जाना है कि ई नॉट दिया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ईवी दिया रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ईवी की हमें आदत पड़ जाती है। वो मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन में जो दिया रहता है वो ईवी होता है। अगर इसने स्पेशली ना लिखा होता पीक वोल्टेज, केवल वोल्टेज लिखा होता तो हम उसको ईवी ही लेते। समझ गए, बहुत अच्छे। तो ये हो गया एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू दिया है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, हम इसको एफ लेते हैं। आप चाहो तो एफ बराबर न्यू बराबर 50 हर्ट्ज लिख सकते हो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज। ओके जी, यहां तक कहानी खत्म। अब इसने कहा कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। करिए, दो बातें बतानी है। इंपीडेंस का सिंबल बताओ, रुको रुको हमें बताएंगे, हमें बताओ, वो सॉरी कृष्णा बताओ इंपीडेंस का सिंबल। हाँ Z, Z इज इक्वल टू, फॉर्मूला बता दो तो और मजा आ जाए। LCR का Z बता दो बस, Z इज इक्वल टू, वेरी गुड। सुन के तो नहीं बता रहे हो, झूठ मत बोलो, बोलो बोलो। रूट रूट होता है कि नहीं, तो फिर Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। ओके, अपने सहारे चलो बस, अब अपने सहारे, किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हो गया। अब क्या कहा, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट पूछा है। दूसरे फेज एंगल, फेज एंगल का सिंबल बताओ। सूर्य, तुम लोगों को से इसलिए पूछ रहा हूं बार बार, तुम बताओ आर्यन फेज एंगल का सिंबल बस। फेज एंगल किससे दिखाते हैं, क्या सिंबल होता है फेज एंगल के लिए। देखो कितना कंफ्यूज है लड़का, फिर बोलो ना, इसमें क्या डर रहे हो। फेज एंगल के सिंबल क्या होता है, फाई। फेज एंगल के सिंबल फाई, ठीक है। ओके, फिर एंड सी फेज। अच्छा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बताओ नैन्सी, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का सिंबल, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। वोल्टेज ई होता है ईएमएफ और वी होता है वोल्टेज, का भी फर्क होता है, पता है ना ये बात। ईएमएफ वो है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो वो ले रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं उसमें से, उसको वोल्टेज कहते हैं, जितना वो ड्रॉ कर रहा है उसमें से, समझ गए ना। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का सिंबल मतलब कैसे दिखाते हैं इसको, वी आर। बोलो ना, क्या इसमें डर क्यों रही हो यार, इसमें है क्या, तो लोग क्या, इसी से मेरे को दुख होता है कि यार ये लोग से पूछता हूँ मैं, बच्चों वाली बात पूछता हूँ, ये लोग बताते नहीं है। अरे भाई वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर मतलब वी आर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मतलब VL, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मतलब VC। VL का फॉर्मूला IXL, VC का फॉर्मूला IXC, VR का फॉर्मूला IR, XL का फॉर्मूला 2 पाई XL। बोलो सनत, जीशान, XL इज इक्वल टू 2 पाई। यार एक्सेल में सी कहां से आ रहा है यार, क्या कर रहे हो भाई। एक्सेल इंडिकेटर, इंडक्टर, एक्सेल मतलब इंडक्टर, इंडक्टर में एल होता है कि सी होता है, भाई क्या कर रहे हो यार। एक्सेल मतलब मोइन, एक्सेल इक्वल टू, हाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। फॉर्मूला बताओ, 2 पाई FL। XC का फॉर्मूला 1/2 पाई FC। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तुम बताओ, ये लड़के तुम बताओ कृष्णा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई
अंडर रूट एल सी। एफ नॉट कहते हैं इसको, या तो एफ आर कहते हैं। एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। क्या कर रहे हो यार, कहते हैं ना करो भाई, बहुत बुरा लगता है जब आप इस तरह के रिएक्शन देते हैं। क्या पूछा है बाद में? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स, मतलब वी आर पूछा है। 3 चीजें पूछी हैं, बताइए। इम्पीडेंस बताओ पहले जल्दी से, कितना आया? आया किसी का? ठीक, कितना? हाँ, √2 की वैल्यू रख दी क्या? हाँ, वैसे कितना आ रहा है √2 में? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। 200 √2। कारण देखो, आप ध्यान नहीं देंगे तो बस फंस जाएंगे, है ना। खुशी समझ में आ रहा है ना बात? खुशी से बात समझ में आ रही ना? क्या क्या दिया हमें बच्चे? एक्सेल इसमें नहीं लगेगा। कारण बताओ सर, इंडक्टर है नहीं। जब इंडक्टर नहीं है तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, Z बराबर अंडर रूट, R की वैल्यू बताओ भाई बच्चों, R की वैल्यू 200, तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस एक्सेल की वैल्यू सर 0 रख देंगे, माइनस XC बताओ, नहीं पता उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा? XC इक्वल टू 2 पाई FC, 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC कितना हो जाएगा? 1/2 पाई। F की वैल्यू कितनी है सर? 50 पाई इंटू में C की वैल्यू कितनी है? अच्छा C की तो है ये, C की चलो मैंने यहाँ रख दी और F की यहाँ रख देता हूँ 50। क्लियर हो गया? हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, माइक्रोफैरड, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। माइक्रोफैरड में है तो इसको 10 की पावर -6 हो गया। इसको जरा पाई से पाई हटाओ, इसको बताओ ये ऊपर जाके क्या बन गया? 10 की पावर 6, और ये होगा 50 इंटू 50, मतलब 2500 इंटू 5000, यही होगा। 5000 से आप 10 लाख को डिवाइड करिए, यही होगा ना। 3 0 क्या हो गई? खत्म। सर 5 से इसको घटा दे, कितना आ गया? 200। आया क्या? आ गया सर। ये भी 200 हो गया, तो Z की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? अब डरो मत, तुम लोग बोलते हो अल्टरनेटिव करंट से डर लगता है, क्या है इसमें? अल्टरनेटिव करंट में ऐसा क्या है जो डर लग रहा है? कुछ भी नहीं है इसमें। 200 का स्क्वायर प्लस -200 का होल स्क्वायर, सब मिला जुला कर कितना हो जाएगा? 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। जब सेम का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है आंसर? 200 √2 वोल्ट, सॉरी 200 √2 ओम। इंपीडेंस की यूनिट भी क्या होती है? ओम। बताओ समझ में आया कि नहीं? इंपीडेंस का फॉर्मूला Z इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, लेकिन XL चूंकि 0 है इसलिए 0 माइनस XC का होल स्क्वायर। XC की वैल्यू तुम्हारे पास है, उसको सॉल्व कर दिया आपने रख करके, खत्म। XC निकाला है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। पावर फैक्टर का फॉर्मूला कोई बताएगा उधर? आदित्य छोड़ जाओ, आदित्य को छोड़कर बाकी लोग बताओ। पावर फैक्टर शांत बताओ। पुष्पेंद्र तुम बताओ पावर फैक्टर। हाँ, cos फाई इक्वल टू R बाई Z, cos फाई इक्वल टू R बाई, cos फाई पूरा पावर फैक्टर होता है, cos फाई पूरा। अगर फेज एंगल 60 डिग्री हो तो पावर फैक्टर कितना होगा? अगर किसी LCR सीरीज सर्किट का फेज एंगल 60 डिग्री हो तो पावर फैक्टर 1/2 होगा। पावर फैक्टर 1/2 होगा मतलब पावर आधी होगी, आउटपुट पावर। समझ में आ रही बात ना? क्लियर है? पावर फैक्टर का इंपैक्ट पड़ता है ना cos फाई। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? अगर P बराबर पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला, एवरेज पावर का फॉर्मूला बताइए। एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट, EV IV cos फाई। अभी जो EV IV होती है हम बचपन से पढ़ते हैं, 10th क्लास में जो हमने पढ़ी थी, पावर बराबर VI, वो VI बस यहीं तक था। मतलब जिसमें केवल रजिस्टर होता है उसमें फाई क्या हो जाता है? 0, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1, पावर मैक्सिमम होती है उस केस में। लेकिन अगर LCR से ध्यान नहीं दे रहे मेरी बात पर, यही सब समझा रहा हूं। इस तरह से तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए कि कुछ भी सर बोलिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? पूछिए ना, इस समय यही होना चाहिए कि आप तो बार बार कहते रहिए, मुझे उकसाते रहिए और कि इतना आपने पूछ लिया और पूछिए, ठीक है ना। पावर अब देखो कहां से कहते हैं ना, टेंशन में भैया हम कहां से उकसाएंगे आपको, हम तो यही नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना। एवरेज पावर इक्वल टू EV IV cos फाई। जिस तरह मैं बोल के बता रहा हूं ना, इसे तुम्हें याद होना चाहिए। अब सर EV IV cos फाई को, EV IV cos फाई को पीक वाले पीक वैल्यूज के टर्म्स में बदलो। हाँ, EV IV cos फाई अपॉन 2, या फिर E0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos फाई, क्योंकि EV बराबर क्या होता है? E0/√2। समझ पा रहे हो ना? IV बराबर क्या होता है? I0/√2 इंटू में cos फाई। फाई इज द फेज एंगल, cos फाई इज द पावर फैक्टर। बार बार बोल रहा हूं, बोलो। क्लियर हुआ? अभी कोई डाउट है? नहीं। तो
z आ गया। अगले पार्ट में क्या पूछा, फेज एंगल। तो मेरे प्यारो फेज एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। बोलो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। बताइए कितना आएगा फेज एंगल, कितना नहीं। अब जब हमारा एक और बात है ना, जब हमने tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर लगा दिया, ठीक है, डायरेक्ट भी तो लगा सकते थे, हाँ, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल दोनों होते हैं, ये सही मायने में डिफरेंस होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल डिफरेंस एक्सी, जो बड़ा उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ, वो आरसी सर्किट है ना, तो कैपेसिटेंस आरसी सर्किट में ये तो हो गया ईवी और आर, पीछे कैपेसिटेंस का क्या रहेगा, वीसी, मतलब इसमें करंट लैग करेगी ना, तो बस वो कोई उस सबको छोड़ दो। एक्सएल बड़ा है या एक्सी, इस केस में सर एक्सी तो जीरो है और एक्सएल तो जीरो है, एक्सी 200 है, तो हम क्या लिखेंगे 200 माइनस 0 अपॉन आर। बताओ कितना है 200, कट के कितना आ गया 1, tan फाई की वैल्यू 1 मतलब कितना tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिख दिया हमने कितना tan पाई बाई 4। तो बच्चों फाई इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई, पाई बाई 4। बोलो समझ में आया कि नहीं, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब फेज एंगल पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फेज एंगल हो गया। अब बताओ वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। सर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर निकालना होगा तो फॉर्मूला आई आर लगेगा। आर मेरे पास है लेकिन आई नहीं है, आई कैसे निकालूंगा सर, EV बाई जेड करके निकालूंगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, EV बाई जेड। भाई अभी मेरे को ना वोल्टेज पूछ रहा है ना, वोल्टेज अक्रॉस, तो इसका मतलब क्या करूंगा, EV बाई आर। हमेशा जो करंट फ्लो करती है सर्किट में वो वर्चुअल करंट होती है, वो पीक वैल्यू करंट नहीं होती। क्लियर, तो वर्चुअल करंट निकालेंगे पहले, लेकिन मेरे पास है ही नहीं उसका सर रास्ता, ये मैंने लगा दिया जैसे EV बाई जेड, पर क्वेश्चन में EV नहीं दे रखा, तो क्यों घबराना है। क्या EV नहीं दे रखा तो E नोट से नहीं निकाल सकते, क्या हो जाएगा E नोट बाई रूट 2, तो E नोट बाई रूट 2, और इसको लिख दूंगा EV इंटू आर बाई जेड, E नोट बाई रूट 2 इंटू में cos फाई। बोलो गलत है क्या, आर बाई जेड को क्या कह सकता हूँ cos फाई। फाई मेरे पास है कितना 45 डिग्री। बताओ कितना जाएगा सर, E नोट की वैल्यू कितनी है भाई 100, cos फाई की वैल्यू कितनी रहेगी 1 अपॉन रूट 2, अपॉन में रूट 2, ये इससे कट गया, कितना आ गया 50 वोल्ट। सुन लो, इसको समझ लो भाई, ये क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में तो मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर मेरे जैसा कोई स्टूडेंट हो तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो खुश हो गया मैं, मतलब बहुत मजा आ गया यार, ये मार्क्स कंफर्म है एकदम। तो इस क्वेश्चन को देखकर आप कोई और क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला आ गया ना, उस पे आप 3 नंबर पूरे नहीं कह सकते कि मुझे 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन इस पे 3 नंबर श्योरिटी के साथ कह सकते हो, क्योंकि कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसमें कुछ कटने का चांस रह गया। भाई पॉइंट में भी अगर काटेगा तो है ही नहीं पॉइंट में आंसर। सपोज कर लो कि सर 17.93 और 17 पॉइंट को इतना पगला होगा कि 17.93 और 17.73 में भी काट रहा है मार्क्स। मान लीजिए आंसर आ रहा है आपका 17.73 और चाहिए था उसको 17.93, तो इतने पे भी मार्क्स काट रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है वो बंदा पता लगा बिल्कुल ही डिट्टो जो आंसर शीट लेके बैठा उसी चेक कर रहा है, बस ऐसे भी फंस जाते हैं। तो आपके लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, किस्मत पे भी डिपेंड करता है आपकी किस कॉपी किसके हाथ में जा रही है, समझ गए ना। कुछ नहीं होगा उससे। भाई एक बात होता है, रीचेक कौन करवाने के चक्कर में लग रहा है, हो ही नहीं पाती, बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा प्रोसेस, चक्कर में ना पड़ो, बस पढ़ाई करो। इतना अच्छा काम करो ना कि तुम्हें डर ना लगे, अंदर से डर नहीं लगना चाहिए कि यार कहीं मेरा काट ना ले, कोई बेकार जगह पे काट ना ले, जैसे खासतौर से तुम्हारे साथ हो रही है दिक्कतें। डरो मत, हालांकि ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे सोच के डरे रहेंगे पहले से तो हर चीज में डर डर के उल्टा सीधा लिखोगे। डर के नहीं लिखना है, जो तुम्हारे पास नॉलेज है, जो तुमने पढ़ा है, उसको सही से बस लिख देना है, समझ ना, अच्छी राइटिंग के साथ कॉन्साइज मैनर में सही से लिखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे समझ में आ गया ये मैंने कैसे निकाला वी आर। अगर इसी क्वेश्चन में वीसी कहता तो फॉर्मूला हो जाता सर वीसी बराबर आई एक्स सी। अब एक्सी का फॉर्मूला, तो एक्सी की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी 200, एक्सी की वैल्यू 200 है, आई की वैल्यू ऐसे ही निकाल देना जैसे मैंने अभी निकाली, EV बाई जेड करके, जेड भी तुम्हारे पास है, E नॉट बाई रूट 2 करके EV भी निकल जाएगा, समझ गए ना। क्लियर हो रहा है, ओके नेक्स्ट देखो, ठीक है ना।
बात ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हाँ सुनिए, इसने कहा स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। क्वेश्चन सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। स्टेट द सिग्निफिकेंस, मैं जानबूझ के वो सब क्वेश्चंस देख रहा हूं उठा के, जो पेपर में आएंगे तो आप एक बार में सोचेंगे यार ये क्या कहना चाहता है, हमसे जानना क्या चाहता है। आप मुझे बताओ इसमें क्या लिखोगे। उसने पूछा स्टेट द सिग्निफिकेंस of negative value of the electrostatic potential energy of the system of charges। जरूरी है नहीं, अगर दो पॉजिटिव एक नेगेटिव तो वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। और बताओ, वर्क तो अपियर हो जाएगा ना बच्चे फिर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, आप उसे क्या समझते हैं। हाँ और बताओ, देखो सुनो, पहली मेरी बात सुनो आप, हे बच्चे इधर ध्यान लगाओ भाई, तुम लोग को कैसे फिगर नहीं हो रही, मैं बार बार कह रहा हूं फिगर नहीं हो रही आप लोगों को। क्वेश्चंस मैं आपसे एग्जाम में आए हुए पूछ रहा हूं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाएंगे, तो आपको फिगर क्यों नहीं हो रही कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसा लिखूंगा, जब मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा जिसने आपको पढ़ा रखा है, तो दूसरा कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा भाई आपके आंसर से। नहीं समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन में ना टू द पॉइंट बात करिए। वैसे तो आप ये जो बता रहे हैं ये सब भी लिखोगे, इस पे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन टू द पॉइंट बात करने का मतलब सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम कहेंगे किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस के पास अगर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो ये सिस्टम मोस्ट स्टेबल है। मतलब जितनी ज्यादा लोअर पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होता है, पहली बात। फिर इसके बाद ये बात लिखना है, समझ में आ गई बात ना। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव कब आएगी, जब सारे चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे। रिपेल कर रहे होंगे या तो सारे, मतलब पॉजिटिव होंगे तब भी रिपेल कर रहे होंगे, सारे नेगेटिव होंगे तो भी रिपेल कर रहे होंगे। अगर सब रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनके पास बहुत ज्यादा होगी। ये इस सिस्टम के इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना चाहेंगे, मतलब एवरी सिस्टम वांट्स टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए ना। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का सिग्निफिकेंस स्टेबल सिस्टम से होता है। मतलब कुल मिलाकर बस इतना समझो, जिस सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है वो स्टेबल होता है, और जिसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है वो अनस्टेबल होता है। समझ में आ रही बात ना, एक बात। दूसरी बात, अब सर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे हम उसको करीब ला रहे हैं या उस सिस्टम को फॉर्म किया गया होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी या एनर्जी देनी पड़ी होगी, बताइए। एनर्जी यार रिलीज होती है ना, तब तो माइनस में जाएगा। अच्छा बताओ, U1 ज्यादा हो U2 कम हो, ये कब हो सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए ये तीन चार्जेस हैं आपके पास, 1 2 3, ये तीन चार्जेस यहां रखे हुए हैं, ठीक है। अभी के केस में U1 है, मैंने इस ट्राइंगल को बड़ा कर दिया, बताओ U2 ज्यादा होगा U1 ज्यादा होगा, U1 ज्यादा होगा U2 कम होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब जब ये अनस्टेबल सिस्टम था, ये यहां से यहां जाना चाहता था, किसके नहीं, उस सिस्टम में इसको रोकने के लिए वर्क करना पड़ेगा, भेजने के लिए वर्क नहीं करने की जरूरत है, फ्री छोड़ दीजिए चला जाएगा। जैसे अभी इस सिचुएशन में इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, तुम दोनों को छोड़ दो तीनों पॉजिटिव हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी जितनी भी है, मान लो 60 जूल है फॉर एग्जांपल, तो हमें 60 जूल एनर्जी लगाकर इसको होल्ड करना पड़ा है, समझ में बात ना। यानी कि हम यहां लाए हैं, अब ये वही एनर्जी जो हम इसको सिस्टम को लाने में बनाने में हमने खर्च की है, उसी एनर्जी को वापस लौटाना चाहता है, समझ में बात ना। तो ये वापस जाएगा यहां पर, तो डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर है ना। एनर्जी रिलीज होगी, अभी कोई डाउट तो नहीं, ठीक।
तो कुछ चीजें बार बार कराओ, इनको बार बार इनको पढ़ो ना ढंग से। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? आगे केस बढ़े अब। सिग्निफिकेंस का मतलब आप इसका क्या इंपॉर्टेंस नजर आती है आपको, नेगेटिव साइन की यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे सपोज कर लो मैं आपसे कहूं I इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसी में बोल दूं I इक्वल टू एन ई ए वी डी में, क्या इसमें माइनस साइन होता है? यहां पर होता है। क्या शो करता है? ये ऐसे है ना, ऐसे करके है सर। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। क्लियर? अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन? तो ये हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस कारण का अपोज करता है जिस कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। ये छोटा सा स्टेटमेंट लिखना, बस ये कि नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? क्लियर है? इस तरह से अगर मैंने बोल दिया U इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा, U इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन? अच्छा सॉरी, U नहीं होता, ये क्या होता है? टाउ होता है ना शायद। टाउ इक्वल टू, टाउ में माइनस होता है कि नहीं? नहीं होता, ठीक है ना। वो तो टाउ इक्वल टू क्या होता है? पी साइन थीटा। वो U इक्वल टू था माइनस पी ई कॉस थीटा, समझे ना। तो हम कहेंगे इसको अनस्टेबल सिचुएशन में लाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। समझ मेरी बात ना? याद है चीजें? U इक्वल टू था माइनस पी ई कॉस थीटा और टाउ इक्वल टू था सीधे पी साइन थीटा। तो जहां भी माइनस साइन आ रहे हैं वहां पर आपको ध्यान लगाना। एक और फॉर्मूले में कह सकता हूं F इज इक्वल टू Q इंटू वी डी क्रॉस बी। कुछ याद है? बता, इसके बाहर माइनस होता है क्या? इसके बाहर माइनस होता है क्या? ये माइनस किसकी वजह से होता है? सर कोई माइनस नहीं होता इसके बाहर। अगर इलेक्ट्रॉन होता है स्पेशली तब माइनस लगाना पड़ता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, मतलब उसके जस्ट परपेंडिकुलर तो होगा ही। लेकिन माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया तो फिर इसके साथ माइनस लगा करके देखेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए ना? अभी बढ़ जाए, चलो। क्वेश्चन इसने पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। ये क्वेश्चन करना है। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। बनाइए इक्विलेटरल, लास्ट ईयर का पेपर है ये। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड 2 मीटर। एक ट्रायंगल बनाइए जैसे 2 मीटर साइड का, 2 मीटर साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके ऊपर 3 चार्ज रखे हुए हैं, 3 चार्जेस रखे हुए हैं। मैं यहां पे दिखा रहा हूं भाई, है ना, ए बी सी में। ध्यान से देखिएगा, ए पर रखा है 4 माइक्रोकूलम, ए पर है 4 माइक्रोकूलम, बी पर है -4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, सी पर है आपको कितना दिया भाई? +2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम। ऊपर वाले भी प्लस में है, +4 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, 2-2 मीटर की साइड है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और जल्दी से छुट्टी पाइए, ठीक है ना। जरा क्वेश्चन सॉल्व करिए जैसे 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर ना, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। इन तीनों चार्ज पार्टिकल के सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फाइंड करनी है। उम्मीद है कर पाएंगे आप, जितनी जल्दी हो सके करिए। आ गया आंसर? कितना? नहीं, 72 इंटू 10 की पावर -3। देखो सुनो, U इक्वल टू, पहले तो मुझे 2 का बताओ। अगर मैं 2 वाला 2 चार्जेस का बताओ, 2 चार्जेस सिस्टम, अगर 2 चार्ज का सिस्टम है तो क्या फॉर्मूला लगता है बोलो सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। बस व्हाट डू मीन बाय Q1 Q2? सर 2 अलग अलग चार्जेस, Q1 और Q2, और R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस। फिर मैं बोलूंगा 3 चार्जेस का बताओ भाई, 3 चार्जेस सिस्टम, 3 चार्ज का सिस्टम बताइए अगर होगा तो सर U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R13 R31। एक ही बात है। अब बताओ इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 की वैल्यू बताओ, Q1 की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर, किसी को भी ले सकते हो, Q1 Q2 आपकी मर्जी है, अपॉन में सर 2 मीटर। अच्छा, तीनों के बीच में 2-2 मीटर है, कोई समस्या ही नहीं है। तो फिर दूसरा वाला क्या आएगा? मतलब ये है ना भाई,
ये है, यहाँ पर था 4 माइक्रोकुलाम, यहाँ था 2 माइक्रोकुलाम और यहाँ था -4, यही था ना। ओके, तो मैंने पहले इसको Q1 Q2 ऐसे लिख लिया, Q1 Q2 Q3। अब मेरा बताओ Q2 Q3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू माइनस का 4 इंटू 10 की पावर -6। बताओ इसमें माइनस लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे, जैसा होगा वैसा ही लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी सर कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए जैसा है वैसा ही लेंगे। फिर बताओ प्लस का बोलो कितना, Q3 Q1 कितना है, माइनस का 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू, बोलिए भाई 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 2। बताओ क्या क्या कॉमन आ रहा है सर, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12, ये तो कॉमन आ गया, अपॉन में 2 भी कॉमन आ गया, बोलो आ रहा है कि नहीं। अब बचा ऊपर कितना 4 8, फिर प्लस ऑफ 2 -4 माइनस का 8, फिर ये -4 इंटू 4 प्लस का माइनस का 16 होगा, ये खत्म, -16 इंटू 9, या ये भी कर लो 8 9 जा 72, माइनस का 72 इंटू 10 की पावर माइनस, ये आ रहा तो रहा, कौन कह रहा नहीं आ रहा है, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12। क्या इतना बढ़िया क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, सही है ना। नेगेटिव वैल्यू सिग्निफाइज द स्टेबल स्टेटम सिस्टम कैसा होगा, ये स्टेबल होगा। क्लियर है, अभी को डाउट है, पक्का 100%, बहुत अच्छे। एक दिन हो सकता है कि और प्रॉब्लम रहे, लेकिन जो भी होगा मैं कल मैसेज में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ओके।